अब उसकी बैकग्राउंड में जाके बहुत सारी और चीज़ें निकलेंगी। तो पुरानी अनारकली से ये कहानी शुरू हुई थी और फिर फैलते फैलते वो चलेगी। अब महाराजा रंजीत सिंह के हवाले से ये है, उसकी 2 शादियां तवाइफ से हुई थी और दोनों मुसलमान तवाइफें थी। अच्छा। पहली जो तवाइफ थी, मोरा उसका नाम था, वो दाद दरबार जाती थी। अच्छा। बाकायदा हाजिरी देती थी। ये तवाइफों का एक राह एक ज़हन में रखिएगा कि हमारे कई सुनने वाले देखने वाले ना तवाइफों का नाम आता है तो बड़ी अजीबोगरीब तरीके से देखते हैं। तवाइफों में सलीका ज़रूर था, तहजीब ज़रूर थी, ये एक अपनी जगह पर बात, एक अटल हकीकत। तो जो वो मूवी के अंदर, जो वेब सीरीज के अंदर भी बताया गया है, उसी चीज़ को ही नरेट किया गया है। नहीं, उससे मैं इख्तलाफ करूँगा। उसकी वजह यह है कि लाहौर की हीरा मंडी, जो संजय लीला बंसाली हीरा मंडी में जो हीरा मंडी दिखा रहा है ना, जो कल्चर दिखा रहा है, वो लाहौर हीरा मंडी का कल्चर नहीं था। अच्छा खान साहब, आम आवाम के लिए मैं थोड़ी सी बैक टू दिस वर्ड, क्योंकि ना पाकिस्तान के अंदर किसी भी बैठक के अंदर इस लफ्ज़ को बड़े कोई फ़ख्र से या बड़े डिसिप्लिन से या बड़े अच्छे तरीके से नहीं टेक किया जाता। अगर आप कहना यार मैं हीरा मंडी की तरफ से आया, तो ये सोचा जाता है कि यार किसी सेक्स वर्कर को मिल के आया या किसी ड्रग एडिक्ट को मिल के आया है। ये वो जो आप वाली इमेज आ रही है ना, कि जो सलीका, जो फन और जो आर्ट था, ये वाली इमेज नहीं आती है। तो कुछ थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताए कि बड़े सगीर में बिफोर पार्टीशन कितनी हीरा मंडियाँ थी, क्या आज भी ये बात लोग कहते हैं, इसकी कोई दलील है कि वहाँ पर जो तवाइफे थी उन्होंने पूरे दीवाने गालिब याद किए होते थे, कि वहाँ पर जितने भी शायर होते थे वो आकर बाकायदा मुशायरे होते थे और एक अच्छी आर्टिस्टिक डिबेट होती थी। तो अब तो ये एक टैबू बन गया हुआ है, अब तो ये एक तजलील होती है अगर कोई इसका नाम भी ले। तो कुछ थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताएं। एक दिलीप कुमार नाम है, अपने दौर का फिल्म इंडस्ट्री, इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री अपने दौर का और अभी भी आज भी कहते हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के 3 दौर गुजरे हैं अगर हीरो उसको लेना। जी। तो पहला दौर था दिलीप कुमार का, दूसरा दौर था अमिताभ बच्चन का, तीसरा दौर है शाहरुख खान का। ये कहा जाता है। वेरी वेल पुट। ठीक है। अब दिलीप कुमार आप देखें, दिलीप कुमार की बेगम है सायरा बानो। सायरा बानो की अम्मा जो थी उसका नाम है नसीम बानो। ये सारा इंडिया बरसगीर जानता, उसको परी चेहरा कहते थे। अच्छा। नसीम बानो की अम्मा वो छमिया बाई थी, शमशाद बाई थी, वो एक तवाइफ थी। ओके। अब सायरा बानो की जो नानी थी वो तवाइफ थी, छमिया बाई, शमशाद बाई। इखलाक अहमद देलवी साहब वो बेखुद के पास जाते थे गालिब पढ़ने के लिए। दादी ने भेजा था कि तू गालिब पढ़ेगा इसके पास जाके। अच्छा। अब्बा के साथ वो छमिया की तरफ चले जाते थे, शमशाद बाई की तरफ चले जाते थे। तो ये इखलाक अहमद देलवी साहब बताते हैं कि मैं स्कूल में रोब डालने के लिए ना अपने दोस्तों के कि मैं शमशाद बाई के जाता हूँ, उन्होंने कहा सानू ली आके दिखा। ये स्कूल में पढ़ते थे। बस्ते बुस्ते उठाए वो चले गए वहाँ पे चले गए। तो शमशाद बाई ने बकायदा इनको झाड़ा कि आइंदा से मेरे कोठे पे आना हो तो अपने अब्बा के साथ आना। ये लौंडों को लेके ना अकेले, ये अपने दोस्तों को लेके ना आना। वो जो शमशाद बाई थी, छमिया बाई, जो दिलीप कुमार की बेगम की नानी थी, उसने दीवाने गालिब जुबानी याद किया हुआ था। बड़े बड़े शायर बैठते थे तो काफ के की नहीं होता, हम तो नहीं समझते गलती। वो कई दफा शायर, जो खुद शायर होता था, वो गालिब की बात करता ना, गालिब ने एक दफा ये शेर कहा था, तो बीच में काफ के की गलती होती थी। तो शमशाद बाई कहती थी काफ नहीं इस्तेमाल किया था, के इस्तेमाल किया था। ओके। अब इतनी बारीकियों में वो ये सायरा बानो की नानी थी। ये सायरा बानो दिलीप कुमार की जो बेगम थी ना, उनकी नानी थी शमशाद बाई, छमिया बाई। ये इखलाक अहमद देलवी जिक्र करते हैं अपनी बुक किताब में, उसका जिक्र करते हैं। तो ये इस तरह का एक वो होता है। अब दूसरी एक थी ये अपना संजय दत्त नहीं, इनकी वालदा थी नरगिस। मसलन वन ऑफ माय फेवरेट, मैं कहता हूँ मेरी जो फेवरेट वो नरगिस थी। अच्छा। अपने दौर में। क्या बात है। अब नरगिस की अम्मा भी तवाइफ थी। ठीक है। सो वो उसमें ये है कि ये वो तवाइफें थीं, ये वो लोग थे जहाँ तहजीब जो है ना अपना डेरा लगाती थी। क्या बात है। कि मैंने जैसे पुराने वक्तों से आज तक सुनते आ रहे हूँ
आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना, बचपन में हमें ये बातें सुनाई जाती थी कि तहजीब का कोई ना कोई ताल्लुक इन तवाइफों से होता है। सही, ठीक है, सही। लेकिन ये लखनऊ और दिल्ली की तवाइफें थी जहां पर तहजीब बाकायदा निछावर नहीं जैसे कहते होती है। राइट। और अगर आज मेरे पास ऑप्शन हो और दिल्ली की और लखनऊ की वही हीरा मंडी हो, तो शायद मैं भी तहजीब सीखने के लिए वहां जाना शुरू कर दूं। वाह साहब। आप ये देखें ना कि जो आदाब बजा लाते हैं, आइए का लफ्ज बहुत इस्तेमाल होता था, जाइए का लफ्ज नहीं इस्तेमाल होता था। सही, जाइए होता था, आंखों में कोई इशारा होता था, ओए होए होए होए, सही। जिससे पता समझ जाता था मुझे कह रहे हैं जाइए। आइए तो ऐसे कहा जाता था कि ऐसा आइए, आपको बहुत ही महज़्ज़ब जो दुनिया है ना उसमें भी ऐसा आइए। अब देखें ना, मैं आपकी तरफ जाता हूँ, आप आइए इस तरह करते हैं, मेरा दिल करता है मैं दोबारा आऊँ। बिल्कुल सही बात की आपने। और ये जो एक आर्टिस्टिकली सिखाना, अदाब, तमीज़, एक अच्छा दौर कहा जाता है उसमें। कहा साहब, बैक टू दिस मूवी, तो मुझे तो ये लग रहा है कि जो लखनऊ और दिल्ली की हीरा मंडी थी वो इन्होंने लाहौर के अंदर शो करवा दी है, जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ही इसके बरक्स थी, उसका तो माहौल ही यानी कि जैसा नहीं था। ये आप इसको डाइजेस्ट वो नहीं करेगा जो लखनऊ दबिस्तान लखनऊ को जानता है, दबिस्तान दिल्ली को जानता है, राइट। वो इसको डाइजेस्ट नहीं करेगा। उस फिल्म को देखेगा, वो कहेगा यार ये लाहौर की हीरा मंडी का कल्चर नहीं है, ये नजर नहीं आ रहा जिस तरह से वो बीच में तवाइफें दिखाई हुई है ना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट, बिल्कुल कल्चर है उनका। ये लखनऊ में सूट करती है, दिल्ली में सूट करती है क्योंकि वहां का है। बिल्कुल ठीक ये है। लाहौर में इसको बता दें कि लखनऊ और दिल्ली की जो तवाइफें थी उनका मयार जो था, मयार की बात हो रही है, वो मयार बहुत ऊपर का था। हमारे इधर तो ये था कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि कल्चर का एक हिस्सा ऐसा चलता है, दिल्ली और लखनऊ में फौजियों की गुजरगाह उस तरह से नहीं रही जिस तरह लाहौर रहा है। बिल्कुल ठीक। खान साहब, यहाँ पर ना मैं चाहूँगा नाजरीन के लिए आप वो मुमताज़ का किस्सा सुनाए, जो कि हमारे इधर जो लाहौर की हीरा मंडी है वहाँ की तवाइफ थी, और उनका जो वो किस्सा ज़रा नरेट करे। अच्छा, वो भी ये संजय लीला बंसाली 1920 और 40 के दरमियान वो चीज़ बता रहे हैं। अब समझ नहीं आती कि वही दौर था, उस दौर में एक मुमताज़ थी तवाइफ, उसका ताल्लुक इस इलाके से था। ठीक है। तो वो महाराजा इंदौर होते थे, मुमताज़ का उनके साथ एक बकायदा ताल्लुक बना। रंजीत सिंह के दौर में? नहीं, ये तो बाद की बात है। इस वक्त अच्छा। एक शख्सियत आएगी, मैं उसका नाम बाद में बताऊंगा। अच्छा। रंजीत तो बहुत पुरानी बात हो गई। अच्छा। तो महाराजा इंदौर थे, राइट। उनका उनके साथ था मुआशका। अच्छा। जब मुआशका चला तो महाराजा इंदौर मुमताज़ को लेके यूरोप जाया करते थे। फिर एक दफ़ा वो बकिंगम पैलेस भी गए। अब गोरों का यहाँ पे हुकूमत गोरों की थी, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, वो लेके गए तो बड़ा आओ भगत हुई। अच्छा। नाश्ता भी किया जा रहा है, लंच भी किया जा रहा है, डिनर भी किया जा रहा है। बाद में उनको पता चला कि ये मुमताज़ जो है महाराजा इंदौर की अहलिया नहीं है बल्कि दाश्ता है। ओके। तो उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट ने वार्निंग दी, सजनिश की, अच्छा, कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला, क्योंकि वो गोरे इस मामले में ज़रा ब्लैक एंड वाइट चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपने क्लैरिटी में बताना है कि ये मेरी अहलिया है, गर्लफ्रेंड है या दाश्ता है, आपने ये बताना। राइट। अब आपने ऐसा नहीं बताया, उनको गुस्सा चढ़ गया। ओके। उसके बाद ये हुआ था कि मुमताज़ को हर तरह की सहूलत महाराजा इंदौर ने दी हुई थी, लेकिन पाबंदियाँ ऐसी थी कि जैसे माँ बाप से मिलना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती थी, ओके। जहाँ जाना हो तो मुश्किल हो जाती थी, अदरवाइज वो महारानियों की तरह रहती थी। ठीक है। तो फिर बीच में ऐसा हुआ कि वो उसने अंदर से फैसला कर लिया था मुमताज़ ने कि मैं किसी तरीके से महाराजा इंदौर से जान छुड़ानी है। अच्छा। तो मसूरी जा रहे थे, ये बकायदा प्लान, जिसे प्री प्लान नहीं कहते, ये इस तरह हुआ कि मुमताज़ ने वहाँ शोर मचा दिया। अब ट्रेन थी, गाड़ी थी, सब कुछ था, पुलिस आ गई, पुलिस के सामने मसला बड़ा अजीबो गरीब हो जाता। तो मुमताज़ वहाँ से महाराजा इंदौर से चुंगल से निकली है। ठीक है। और एक थे बाउले, ठीक है। ये ताजर था, सेठ था, पैसे वाला था, कारोबारी आदमी था। ये बाउले के साथ मुमताज़ का चक्कर चल गया, लेकिन महाराजा इंदौर के जो लोग थे वो मुमताज़ के ताक़ुब में थे। उन्होंने कत्ल कर दिया बाउले को।
अच्छा, बाउले का ताल्लुक था कायज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। यहाँ पे रुकिएगा। बाहुले का ताल्लुक था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जिन्ना साथ। के साथ। खान साहब ये कहाँ पे जिक्र हुआ, क्योंकि कभी हमारे सुनने में नहीं इस तरह की चीज़ आई, तो कहाँ पे इसका जिक्र हुआ कि कायद आज़म का और उसका? ये के.एल. गाबा की किताब है फेमस ट्रायल्स, जो कायज़म के मशहूर मुकदमात। अच्छा, उसमें ये मुमताज़ का भी और भी मुकदमात हैं। मुमताज़ का मुकदमा भी है कि मुमताज़ का मुकदमा इस तरह से कि बाउले का ताल्लुक कायज़म मोहम्मद अली जिन्ना से था। राइट, बाउले का कत्ल हो गया, महाराजा इंदौर के बंदों ने मार दिया। ओके, उसका केस लड़ा था कायज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, ओ, और फिर फांसी हुई थी। जिन्होंने कत्ल किया था उनको फांसी हुई थी, वो केस भी जीते थे? केस भी Very जीते good. थे। अच्छा, अब ये है कि उसके बाद मुमताज़ का जो बिल्कुल आखिर ज़माना नहीं होता, जब हाँ आखिरी हिस्सा रह जाता है, जी जी, जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि अब कोई सानिया ना हो, हाँ, अब कोई तकलीफ ना हो। हाँ, शुरू के दिनों में आसम साहब आप भी जवान हैं माशाल्लाह, क्या कितने जवान हैं आप, मैं भी कभी जवान होऊंगा। सही, जवानी में हम चीज़ें बर्दाश्त कर जाते हैं, बिल्कुल। बुढ़ापे में हम लोग नहीं करते। नहीं करते। मुमताज़ का जो बुढ़ापा था ना, वो हाँ। अच्छा नहीं गुजरा था। अच्छा, और टकसाली में एक छोटे से घर में उसकी हम्म, आखिरी दिनों में उसने छोटे से घर में टकसाली में गुजारा किया था। ओके, लेकिन इसका कहीं जिक्र संजय लीला बंसाली की कहीं नहीं मिलता। दूसरी जो संजय लीला बंसाली की जो फिल्म, ये वेब सीरीज है हीरा मंडी, उसमें आसिम साहब मेरा एक है, आप उसमें देखें कि वो तवाइफ कंट्रीब्यूट कर रही है, मदद कर रही है, डोनेशन, चैरिटी, किसके लिए? आज़ादी की जंग के लिए, अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के लिए। मैंने काफ़ी कोशिश की कि मुझे इस तरह के शवायद मिलें कि क्या तवाइफों ने, लाहौर की हीरा मंडी की तवाइफों ने क्या हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कुछ इस कंट्रीब्यूट तरह किया? की कंट्रीब्यूशन की, कोई चैरिटी, कोई डोनेशन, हाँ, पैसे इकट्ठे हाँ, किए? हाँ, मुझे नहीं मिला। मुझे कुछ जो मिला ना, वो मिला था मेरठ का। मेरठ अच्छा, में जब 1857 की गदर की जंग, हाँ, जंग आज़ादी जिसे हम कई दफ़ा कहते हैं राइट, कि अंग्रेज़ों से आज़ादी लेनी थी, जी, तो मेरठ में ये हुआ था कि सिख फौजी थे, ठीक है, उन पर मेरठ की तवाइफों ने चूड़ियाँ फेंकी थी ओके, कि ओके, तुम्हें कुछ नहीं है, अंग्रेज़ हम पर काबिज है, तुसी उरी नौकरी कर रहे हो। हाँ, अब गदर की जंग के बारे में कहा जाता है कि अगर सिख जल्दी ना करते तो शायद वो नक्शा ना होता गदर का, क्योंकि सिख जो पूतर गए, जैसे कहते हैं ना, सिख पूतर गया, सरदार जी पूतर गए सही, कि यार ये तवाइफों ने ये कहा, उन्होंने पहल कर दी बगावत की। ठीक है, यानी कि एक होता है ना कि आपका होता है कि यूनिटी इस तरह की हो कि बगावत जब हो तो फिर हर जगह से उस एक वक्त में यूनिटी के साथ आए ना, तो बगावत के कामयाब होने के इम्कानात होते हैं। ठीक है, और भी इसमें खामियां थी, जैसे खामियों की लेकिन वजह एक से पहलू ये भी था, एक पहलू ये भी था कि वो सरदार जी सिख हजरात पूतर गए। उसमें था कि मेरठ की खवातीन ने उस गदर की कंट्रीब्यूट किया था, और उसके बाद अगर कोई तवाइफ ने कंट्रीब्यूट किया तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जब बन रही थी तो सर सैयद का ताल्लुक था। राइट, एक तवाइफ ने अच्छे खासे पैसे दिए थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तामीर के लिए। वाह, अच्छा, इसके अलावा मुझे नहीं मिला, हो सकता है संजय लीला बंसाली को कहीं से कुछ शवायद मिले हों, किस तरह की कंट्रीब्यूशन हो रही हो, लेकिन मुझे नहीं मिले। खान साहब जो आपकी बातें हैं और जो हमने सेशन किया इसके मुताबिक, तो ये सारे का सारा जो वेब सीरीज बनी है इसके अंदर हिस्ट्री को डिस्टोर्ट किया गया है बुरी तरह से, और फैक्ट्स कम है, फिक्शन ज़्यादा है। तो आम आवाम जो इस वेब सीरीज़ को देख रही है, आप बिल्कुल इसको एंजॉय करें, हम ये नहीं कहते कि इसको एंजॉय ना करें, लेकिन ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि जब भी इस तरह की वेब सीरीज़ होती है तो उससे पहले या उसको देखते वक्त बाकी की जो सोर्सेज होते हैं वो ज़रूर वेरीफाई किया करें। इससे आपके जो ख्यालात, आपकी जो इमेज परसेप्शन है अबाउट वन पर्सन और अ प्लेस, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मेरी आम आवाम से ये गुजारिश है, आप बिल्कुल मूवी को एंजॉय करें, वेब सीरीज़ को देखें, लेकिन अपनी रिसर्च भी करें। आज का जो शो था हमने सिर्फ ये फैक्ट्स क्लियर रखने के लिए किया था कि कैसे 200-300 करोड़ लगा के एक वेब सीरीज़ बनाई जाती है और कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो ठीक नहीं रखी जाती। उनका कोई एजेंडा था, नहीं एजेंडा था, वो एक डिफरेंट डिबेट है। बट आप जब भी कोई चीज़ देखें तो खुद से रिसर्च ज़रूर किया करें, चाहे वो कोई भी पेशा हो, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, उसकी रिसर्च, उसकी परसेप्शन
माशरे के अंदर सही तरह से लागू करना ये हम सबका फ़र्ज़ है। एज अ जर्नलिस्ट वी हैव टू मेक श्योर कि हम आवाम को बताएं कि क्या फैक्ट्स हैं और क्या फिक्शन है। खान साहब, एंड के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे आप रिगार्डिंग दिस वेब सीरीज़? बस सिर्फ ये है कि हमें बहरहाल फ़िल्म को फ़िल्म की तरह भी देखना चाहिए और साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाएंगे और इस तरह की चीज़ें आएंगी, फिर कहने से बाज कोई नहीं आएगा। मतलब मैं वो चीज़ें तलाश की कि हो सकता है कि मेरी नज़र से ना गुजरी हो और संजय लीला बंसाली की नज़र से गुजर गई हूँ, लेकिन ये बात एक डोमिनेटिंग फैक्टर है कि संजय लीला बंसाली के दिमाग में पाकीज़ा उमराव जान अदा, अब पाकीज़ा उमराव जान अदा को देखो और आप इस हीरा मंडी को देखो, आपको बहुत सारी सिमिलरिटी, सिर्फ फ़र्क ये होगा कि पुराने वक्त की बनी हुई है, ये मॉडर्न आज के दौर में नेटफ्लिक्स पे बड़ा इसका फ़र्क तो पड़ जाता है ना, टेक्नोलॉजी का फ़र्क तो पड़ जाता है, लेकिन तकरीबन अंदाज वही है। आप किसको ज़्यादा नंबर देंगे, उमराव जान अदा को या हीरा मंडी वाली वेब सीरीज को? देखिए, जिस उमराव जान अदा और पाकीज़ा के बारे में मैंने कंगाला नहीं था, अच्छा, हीरा मंडी के बारे में मैंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कंगाला है। आज भी मैं पाकीज़ा और उमराव जान अदा को और अंदाज में देखूंगा, क्योंकि उसको कंगाली नहीं था, वो मेरे लिए फिल्म है। ये मेरे लिए सिर्फ फिल्म नहीं रही, बल्कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में मैंने कुछ चीज़ें कंगाली हैं। तो वो इम्पैक्ट जो पाकीज़ा का या उमराव जान अदा का मुझ पर है, वो हीरा मंडी का नहीं होगा। मुझे पता होगा यार ये लाइब्रेरी तो दिखा रहा है संजय लीला बंसाली, लेकिन इसमें जो किताबें पढ़ी हुई हैं वो तो छपी बाद में थी। बिल्कुल। और ये इस तरह की कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हुई नहीं थी, अगर कंट्रीब्यूशन हुई थी तो फलानी जगह पे हुई थी। ये लाहौर की हीरा मंडी मुझे नहीं लग रही। बिल्कुल। हाँ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो कि मुझे भी नहीं पता थी और उम्मीद है कि वहाँ को भी अभी पता चली होंगी। बस एक गुजारिश है आप सबसे कि जब भी कोई मूवी देखें, कोई वेब सीरीज़ देखें, तो उसकी परसेप्शन बनाने से पहले खुद थोड़ा सा होमवर्क ज़रूर करें, रिसर्च ज़रूर करें, हिस्ट्री को पढ़िए, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपका मुस्तकबिल ठीक होगा। With that, I thank you, Khan Sahab, for this, and thank you everyone for watching our podcast. See you in the next podcast. Thank you.